हमने कल प्रैक्टिस की थी और इस बात को डिस्कस किया था कि जब कभी भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं, स्पेशली पाइथन की, तो हमें उसमें बिल्कुल बेसिक से ये पता होना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम बनेगा कैसे, हमारा प्रोग्राम चलेगा कैसे, हमारे प्रोग्राम के अंदर जो रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं, रिक्वायर्ड से लाइक इनपुट क्या है, आउटपुट किस तरीके से किया जाएगा, इनपुट आउटपुट करने के लिए हमें जो चीज़ें लिखनी है वो कैसे लिखेंगे। अभी थोड़ा सा क्विक रिवीजन मैं आपको दे दूँ उसी के हिसाब से कि अगर हमें डायरेक्ट डेटा इस्तेमाल करना है, लाइक कि डायरेक्ट डेटा अगर स्ट्रिंग है या अगर हमारे पास इंटीजर डेटा है, हम तो उसको किस तरीके से लेके चलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ नेम, ठीक है, मैंने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया नेम के नाम से और ये मेरा वेरिएबल है नेम। अब इसके अंदर मुझे जो है वो डायरेक्टली नाम इनपुट करना है और कोई इनपुट डेटा नहीं लेना, तो मैंने यहाँ पे लिखा अली, ठीक है। सेकंड पार्ट के अंदर मैं जाकर यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई मेरा कोर्स जो है, जो मैं कोर्स अटेन कर रहा हूँ, वो कोर्स कौन सा कोर्स है, कोर्स मेरे पास है पाइथन, ठीक है। ये सारे अब क्या है, प्री डिफाइंड डेटा है कि जो कल आशर पे पूछा था कि सर हम डिक्लेरेशन करेंगे या नहीं करेंगे, तो हम कुछ वैल्यूज को पहले से डिफाइन करते हैं जो यहाँ पर है। कल भी मैंने थोड़ा सा दिखाया था बट उसको हमने आउटपुट नहीं किया था, हमने सिर्फ इनपुट लेकर उसको देखा था। अब हम यहाँ पर एक यूजर है अली के नाम से, वो पाइथन कर रहा है। अब हम एक प्रिंट कमांड बनाते हैं उसके लिए, तो ब्रैकेट ओपन, हमने कल भी बात की थी जब वेरिएबल बनाने के बाद अगर कोई चीज आपको आउटपुट करनी है तो प्रिंट, और प्रिंट के ब्रैकेट के अंदर आपने वो मैसेज या वो काम जो है आपसे उससे करवाना है जो कि आप चाह रहे हो। क्योंकि एक स्टूडेंट है तो हमने यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट बनाई, ठीक है। उसके बाद कोमा, और जब कोमे के बाद क्या आना चाहिए, उस बच्चे का नाम आना चाहिए, ठीक है। फिर कोमा एंड उसके बाद एक मैसेज मेरे पास है कि इज लर्निंग, कौन सा कोर्स लर्न कर रहा है उस कोर्स का नाम, क्योंकि हमने वहां पर कोर्स को मेंशन किया हुआ है इसके हिसाब से, ठीक है। तो अब हमारे पास बहुत सिंपल सी बात है, ये जो वेरिएबल के नाम आप ऊपर इस्तेमाल करोगे वही वेरिएबल के नाम आपको नीचे इस्तेमाल करने हैं। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर कोर्स की स्पेलिंग यहाँ पे जो लिखी है और वो यहाँ पर आके चेंज कर दी तो डेटा आपका आउटपुट नहीं करेगा, ठीक है। ये रिवीजन है हमारी कल की क्लास से कि जो हमने कल की क्लास में क्या प्रैक्टिस किया था। तो इसको रन करते हैं, से आउटपुट हमारे पास आ गया का स्टूडेंट अली इज लर्निंग पाइथन। क्या हमने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के हिसाब से उसमें डेटा पहले से डिफाइन कर दिया कि डेटा हमारा यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब पी कैपिटल कर लेते हैं ताकि हम और अच्छे से देख लें कि सारी चीजें एज पर रिक्वायरमेंट है या नहीं है, प्रॉपरली दिख रहा है, अच्छे से प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। स्टूडेंट अली इज लर्निंग पाइथन। एक तो हमारे पास बहुत आसान से बहुत सिंपल सा लॉजिक एक हमारे पास ये थी कि हमने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर पहले से ही इंफॉर्मेशन बता दी, ठीक है, दोनों के अंदर, और दोनों को कंबाइन करके अब हमने यहाँ पर आउटपुट कर दिया। कल एक इससे मिलता जुलता सवाल भी था जो कि हमने कल किया था। अब हम यहाँ पर आते हैं कि इसी को अगर हम थोड़ा सा एडवांस लेके जाते हैं तो हम यहाँ पर इस सेकंड पार्ट को थोड़ा सा इनहांस करते हैं और इसको लेके जाते हैं कि भाई एंटर, हम यहाँ पे फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम यूजर इनपुट करेगा। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इनहांस कर रहे हैं और हमने यहाँ मैसेज दे दिया एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है। सेकंड पार्ट के ऊपर हम चले जाते हैं, हम यहाँ पे बोलते हैं लास्ट नेम, हमने यहाँ पे कर दिया लास्ट नेम, इनपुट ब्रैकेट ओपन, यूजर को हमने बताया भाई एंटर योर लास्ट नेम, ठीक है। अब हम यहाँ पे उसको क्या करेंगे, भाई यूजर ने अपना फर्स्ट नेम लिखा और लास्ट नेम लिखा। अब यहाँ पे एक सिंपल हमारी लॉजिक थी कि भाई हमें दो प्रिंट की कमांड लिखनी पड़ेगी, प्रिंट, ठीक है, ब्रैकेट ओपन एंड व्हाट इज कोमा द मैसेज फर्स्ट नेम, ठीक है। हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम किया, ब्रैकेट के बाद कोमा लगाया और जो हमारा फर्स्ट नेम का वेरिएबल है वो नेम हमने सेम एज इट इज लिख दिया। सेकंड हमने लिखा प्रिंट ब्रैकेट ओपन देन इनवर्टेड कोमा लास्ट नेम ब्रैकेट क्लोज देन कोमा और उसका लास्ट नेम। अब ये दो अलग अलग मैसेज है। अगर हम ये दो प्रिंट की कमांड लिखने से होगा क्या, लेट्स सी, प्रिंट योर फर्स्ट नेम, यहाँ पे उसने मुझसे फर्स्ट नेम पूछा, भाई मेरा फर्स्ट नेम क्या है, मैं बोला काशिफ, लास्ट नेम मेरा क्या है, आई सेड अली। सी, काशिफ एंड अली इज कमिंग इन टू डिफरेंट लाइन्स, बट हमें यहाँ पर नाम इस तरीके से नहीं करना। अब हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारा नाम जो प्रिंट हो वो नाम प्रिंट हो सिंगल लाइन पे और मैसेज ये लिखा हुआ आ जाए कि भाई फुल नेम, ठीक है। मैं दोनों कमांड साथ में लिखता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि अगर आप अपने पास नोट डाउन कर रहे हो
नोट पैड पे या आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर या स्क्रीनशॉट आप ले रहे हो तो आपको पता चले कि दोनों जो कमांड्स हमने जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो दोनों में फर्क किया है। हमने लिखा प्रिंट ब्रैकेट ओपन फुल नेम, ठीक है। अब फुल नेम के अंदर जब हम यहाँ पे लिखने के लिए आते तो हमने किया भाई फर्स्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पे हमने कर दिया लास्ट नेम, ठीक है। लास्ट नेम के अंदर देखो यहाँ पर इसने एरर दे दिया क्योंकि मैंने यहाँ पर स्मॉल में लिखा हुआ है और इधर एन कैपिटल हो गया था, तो फौरी तौर के ऊपर नीचे एरर आ गया रेड कलर की लाइन में कि ये लाइन मैच नहीं कर रही, ठीक है। नाउ देयर इज नो एरर। जैसे रेड लाइन आएगी तो आपको ये बता दिया जाएगा कि भाई आपने किस लाइन के ऊपर मिस्टेक करी है। सी रेड लाइन आ रही है, ये जो लैम्प था ये रेड कलर का हो गया, लाइन नंबर 7 के ऊपर है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई। हमने यहाँ पे नेम कर दिया, लेट्स सी फर्स्ट नेम काशिफ अली काशिफ, लास्ट नेम अली से। अब दोनों पे डिफरेंस आ गया। ये पहली स्टेटमेंट की वजह से आउटपुट आ रहा है क्योंकि हमने 2 इनपुट लिखे थे, ठीक है, ये वाले सॉरी, और जो लास्ट वाला पार्ट था हमारा सिंगल लाइन के अंदर जहां पे हमने सिंगल लाइन की बात की कि भाई काशिफ अली जो है हमारे पास कंबाइन के अंदर आउटपुट हो जाए, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी? क्योंकि ये कल वाले से ही था तो उसमें थोड़ी सी चीज हमने एक्सटेंड कर दी कि 2 वेरिएबल को कंबाइन करना है तो हम 2 वेरिएबल को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। अगर इस पार्ट के अंदर तो किसी को कोई चीज है तो वो पूछ सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज जो है वो मैं इसकी रिकॉर्डिंग, कल की रिकॉर्डिंग भी बाकी है और आज की रिकॉर्डिंग भी जो है वो मैं अपलोड करके आप लोग के साथ लिंक शेयर कर दूंगा। तो अगर कोई चीज उसमें समझ में नहीं आती तो फिर आप बाद में भी देख सकते हो कि हमने किस स्टेप के ऊपर क्या काम किया था, ठीक है। क्योंकि मैं मोस्टली एक ही फाइल पे काम कर रहा हूँ तो इसलिए, क्योंकि टाइम सेव करने के लिए, ताकि वो बार बार फाइल्स के ऊपर वो अपनी सारी इंटरप्रिटेशन जो है वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन बार बार ना करे, ठीक है। अब ये आता है कि हमारे पास जो डेटा है, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, तो हम प्रोग्राम के अंदर प्रॉम्प्ट मैसेजेस और कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। लाइक कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, इस कोड के अंदर, क्योंकि कोड बहुत छोटा है, 4 लाइन का या 3 लाइन का कोड है, अगर ये मैं शुरू की 2 लाइनें मिटा देता हूँ ये वाली, ठीक है। और चलो इससे पहले मैं बताऊँ कि हमें ये वाली लाइन और इस लाइन में फर्क क्या है। इंटरप्रेटर को पढ़ने के लिए 4 लाइनों की जरूरत है। जब कभी भी हम प्रोग्राम कोड लिखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा कोड कम से कम लाइंस के ऊपर हो ताकि उसकी रन करने की कैपेसिटी फास्ट हो, ताकि जब आप उसको एग्जीक्यूट करो तो वो कम से कम रिसोर्सेज के अंदर फास्ट प्रोसेस करे, ताकि यूजर को डेटा जो है वो बहुत जल्दी मिले, टाइम कंज्यूम नहीं हो। जितनी ज्यादा लाइंस आपके कोड में लिखी होंगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा आपके प्रोग्राम को रन होने के लिए। तो इसलिए जो नीचे वाली लाइन है वो कंबाइन लाइन है। हमने शॉर्टकट में लिखा, हाँ जहां रिक्वायरमेंट है कि आपको अलग अलग प्रिंट करना है वहां हम कुछ नहीं कर सकते, अदरवाइज हम जो है वो सिंपल लाइन के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी सिंपल लाइन हो गई क्योंकि अब 3 लाइन का प्रोग्राम है, इसको रन करना, इसको याद रखना, इसको पढ़ना बहुत ज्यादा आसान होता है हमारे लिए, क्योंकि सिंपल 3 लाइंस के ऊपर ये काम कर रहा होता है, ठीक है। अब क्योंकि अगर आपका कोड बहुत ज्यादा लाइंस के ऊपर है तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस लाइन के ऊपर क्या काम हो रहा है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए या इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जो बच्चे हमारे पास ओ लेवल के हैं उनके पास तो बहुत अच्छे से उनको पता है कि उनके 15 मार्कर के अंदर ये सवाल आता है और उसकी मार्किंग होती है कि आपने प्रॉपर कमेंट्स मेंशन करने हैं कि आपके कोड में क्या काम हो रहा है। तो हम इसी तरीके से जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं, हम कोडिंग करते हैं, जो भी कोडर होता है वो अपने कोड के ऊपर मैसेज देता है कि भाई मैं नीचे या साथ में क्या काम कर रहा हूँ। अब सवाल आता है कि सर पाइथन के अंदर हम उस कोड को कैसे डिफाइन करेंगे। तो पाइथन के अंदर हमारे पास इस्तेमाल होता है हैश, ठीक है। हैश का मतलब ये होता है कि अब यहाँ पे मैं जो भी चीज लिखूंगा वो इस कोड से कोई ताल्लुक उसका नहीं है, वो सिर्फ रेफरेंसेस पर्पस के लिए। देखो मैंने यहाँ कमेंट लिखा है हैश के साथ, इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया, ना ओके का ना किसी चीज का। अगर मैं प्रोग्राम रन भी करता हूँ तो मेरे पास कोई एरर नहीं आया। देखो फर्स्ट नेम आया काशिफ, लास्ट नेम अली एंड सी फुल नेम। तो ये जो कमेंट का वर्ड यहाँ पर हमने लिखा है हैश के साथ, वो आउटपुट के अंदर या एग्जीक्यूशन के अंदर किसी काम का नहीं है। इसको और आसान अल्फाजों में अगर मैं ये समझाऊं कि हैश का मतलब ये है कि हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हमारे इंटरप्रेटर को कि इस लाइन को आपने नहीं पढ़ना, वो हमारे रेफरेंस के लिए, वो आपके रेफरेंस के लिए नहीं है। कैसे, आप इसको मजीद हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं
और इसको मैं समझाता हूँ कि भाई हम यहाँ पे डेटा टाइप की बात करते हैं। एज, हम किसी बच्चे की एज के ऊपर बात कर रहे हैं। एज यहाँ पर हमारे पास हो गई 18, ठीक है, एज हमारे पास 18 हो गई। अब 18 के बाद हमारे पास, और यहाँ पे स्पेस चला गया था, अब हम यहाँ पर कर रहे हैं हैश, और यहाँ पर हम इसको ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो डेटा वो क्या है, इंटीजर डेटा, ठीक है। हमने यहाँ पे बोला कि भाई ये लाइन क्या है, इंटीजर डेटा हमारे पास चल रहा है। सेकंड हमारे पास यहाँ पे चला गया भाई प्राइस, ठीक है, प्राइस हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल 45.5। अब इसको हम ये बता रहे हैं कि भाई ये हमारे पास कौन सा है, फ्लड या रियल डेटा, ठीक है। तीसरा हमारे पास आ गया, यहाँ पे हमने कर दिया नेम, नेम के अंदर मैंने कर दिया भाई काशिफ अगेन, और इसको हमने यहाँ पे बता दिया कि भाई ये डेटा किस टाइप का है, ये स्ट्रिंग डेटा है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर मैंने पहले बताया कि हम यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं IN से, जो इंटीजर डिफाइन होगा INT से होगा, फ्लड जो डिफाइन होगा वो प्रॉपर फ्लड के वर्ड से डिफाइन होगा, और स्ट्रिंग को वैसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप चाहते हो कि अलग से उसको डिफाइन करो तो STR हमें करना होता है। ये तो हमारा हो गया डेटा शुरू में इनिशियलाइज करने के लिए। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट योर एंटर्ड डेटा आर, ठीक है, कोमा हमने कर दिया एज, कोमा प्राइस, कोमा नेम। अब हमने सारी चीजें यहाँ पर डिफाइन कर दी कि भाई ये हमारे एज थे कि जो डेटा आपने ये किया, योर एंटर डेटा आर दिस रन, ठीक है। लोकेट ओवर हियर, यहाँ पर ये मैसेज हमारे पास आ गया। इस मैसेज के अंदर हमारे पास नाम आ गया कि भाई आपने जो है 18 डाला, 45 डाला और काशिफ का वर्ड डाला। तो जो हमने यहाँ पर डेटा लिखा है जो कि हमारे पास इंटीजर की फॉर्म में है या हमने हैश की फॉर्म में लिखा है, ये कमेंट्स है, ये आपके अपने रेफरेंस के लिए, क्लियर। हमने कल एक सवाल हमारे पास ये था कि आपने ये करना था कि भाई आपने ये बताना था कि कोड के अंदर एक आध बच्चे ने मुझे भेजा भी था कि आप एक कोड बनाओ, उस कोड में आप सिर्फ अपनी करंट एज डालो और ये कंप्यूटर प्रोग्राम ये आपको बताए कि नेक्स्ट ईयर आपकी एज क्या होगी, ठीक है। तो सिंपल है, हम यहाँ पर जाते हैं, हमने एज पार्ट को लिखा इक्वल टू, हमने शुरू में बोला भाई हमें इंटीजर डेटा कलेक्ट करना है, इंटीजर डेटा में हमारे पास क्या, यूजर से हमें इनपुट लेना है। अब हम यूजर को मैसेज दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई एंटर योर एज, ठीक है। ये हमारी पहली स्टेटमेंट हो गई विद द प्रॉपर डिफाइंड डेटा टाइप, कि हमने अपनी पहली लाइन के अंदर ही प्रॉपरली डिफाइन कर दिया कि भाई एज जो है वो क्या है, इंटीजर वैल्यूज है, जिसमें हम होल नंबर की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे। अब हमें प्रिंट करना है, तो हमने प्रिंट के अंदर फार्मूला लगाना है अपना। प्रिंट में फार्मूला क्या लगाना है, ब्रैकेट ओपन, ठीक है, यू विल बी, जो आपका एज का फॉर्मूला है उसके अंदर हमने एडिशन कर दिया। मैंने पहले बताया कि इंक्रीमेंट होती है, इंक्रीमेंट बाय 1, कि भाई आप उसके अंदर 1 को ऐड कर दो, क्योंकि हम एज है, हर साल के ऊपर एक एज काउंट हो रही है। और हमने सेकंड मैसेज अपना लिख दिया नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब देखो पहले हमने बात यहाँ पे ये की कि भाई यूजर से डेटा कैसे कलेक्ट होगा, ये वाला पार्ट आपका था कि आपने फार्मूला लगाना है और यूजर को ये बताना है कि भाई वो नेक्स्ट ईयर कितने साल का हो जाएगा। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि सर ये तो कितना आसान है, मुझे तो खुद को पता है कि भाई मैं नेक्स्ट ईयर, अगर आज मैं 35 हो तो कल मैं 36 हो जाऊंगा, अगर आप 17 हो तो नेक्स्ट ईयर 18 हो जाओगे। तो ये सिर्फ एक लॉजिक बिल्डिंग है कि अगर आपने किसी की एज पता करनी है कि आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, और आप उसकी एज को याद नहीं रखना चाहते, आप अपने सिस्टम को ऑटोमेटिक करना चाहते हो कि भाई यूजर अपनी एज एंटर करे और सिस्टम ऑटोमेटिकली एज कैलकुलेट करके बता दे कि भाई 3 साल बाद आपकी क्राइटेरिया क्या है, 4 साल बाद क्या है। फॉर एग्जाम्पल है कि आप किस ईयर के अंदर ग्रेजुएट करोगे, ठीक है। अक्सर सिस्टम हमारे बने होते हैं, बोलते हैं कि भाई आपको मिनिमम जो है ना वो 25 ईयर है, आप इंटरमीडिएट इसके बाद 25 ईयर पे इंटरमीडिएट नहीं कर सकते। वो अगर अपनी एज डालता है तो पासिंग ईयर आपका चेक किया जा सकता है कि भाई आपके 5 साल के बाद जब ग्रेजुएट हो रहे हो तो आप किस एज के ऊपर हो गए, आपका कैरियर क्या ज्यूम कर रहे हो या आप अपने आप को क्या सोचना चाह रहे हो उसके बारे में। तो दिस थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू आउट व्हेन वी वर्क दिस टाइप ऑफ द लॉजिक्स, वेरी सिंपल। See, enter your age. I said 35 and enter.
यू विल बी 36 नेक्स्ट ईयर। अब आप चाहो तो इसको मजीद इनहांस कर सकते हो, आप उससे प्रॉपर डेट लो कि आपकी डेट क्या है और आप उसके डेट के हिसाब से चीजें लेके चलो। यस कैसी? INT फॉर इंटीजर वैल्यूज, INT फॉर प्रॉपर इंटीजर वैल्यू के वी आर ओनली गोइंग टू एक्सेप्ट द होल नंबर्स। ठीक है, दिस इज अ मोर स्पेसिफिक डेटा टाइप, like if your user wanted to add the data in other data type, then the system is not going to allow them। ठीक है, सो हम वैलिडेशन टाइप की बात कर रहे होते हैं यहाँ पर। ये हमारा सिंपल सा एक फार्मूला था जो कि हमारे पास यहाँ पर लगाया गया। ठीक है, सो फार क्लियर? Okay, now our question is that okay, we have to make a program to add two numbers। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन कि हमें जो है वो नंबर्स को ऐड करना है। सो वेरी सिंपल, num1 इक्वल टू इनपुट ठीक है, देन एंटर फर्स्ट नंबर, num2 integer input enter second number। ठीक है, दिस इज आवर वैल्यू जो हमने यहाँ पर पहले लिखी। ये हमारा इनपुट का पार्ट था। दूसरा पार्ट हमारा होता है प्रोसेस। हमेशा कंप्यूटर में जब हम ऑब्जेक्टिव को तोड़ते हैं तो हम तीन हिस्सों में तोड़ते हैं। इनपुट क्या होगा, प्रोसेस हमें क्या कराना है, और आउटपुट क्या कराना है। हमारा जो प्रोग्राम था वो ये था कि भाई हमें प्रोग्राम के अंदर दो नंबर्स को ऐड ऑन करना है, तो हमें नहीं पता वो दो नंबर्स कौन से हैं। तो हम पहले यूजर को बोल रहे हैं कि भाई आप अपने दो नंबर एंटर करो, हम आपको बताएंगे कि इन दो नंबरों का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। आप किसी भी नाम से करवा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल के नाम से करवाओ, सम के नाम से करवाओ, एडिशन के वर्ड के नाम से इस्तेमाल करो, बट आप प्लस साइन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं सम। ठीक है, हमने क्या सम इक्वल टू नम 1 प्लस नम 2। ठीक है, हमारा सम हो गया। उसके बाद अब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। हमने प्रिंट करके यहाँ पर इसको मैसेज कर दिया कि द टोटल इज सम। ठीक है, यहां पर हमने पहले पार्ट में इनपुट लिया। ठीक है, यहां पर हम आउटपुट कर रहे हैं, रन, आस्किंग फॉर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, आई सेड 24। नाउ आस्किंग फॉर द सेकंड नंबर 48। आंसर इज द टोटल इज 72। ठीक है, सो आपके पास जब कभी भी ऑब्जेक्टिव आएगा, उस ऑब्जेक्टिव को आपने तीन हिस्सों में डिवाइड करना है, या डिकम्पोजिशन ऑफ प्रॉब्लम उसको कहते हैं। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट में आपकी क्या क्या चीजें आएंगी, प्रोसेस में क्या होगा, और फिर आपके पास आउटपुट क्या होगा। ठीक है, क्या सबके पास कंप्यूटर अवेलेबल है ताकि मैं आपको फिर क्वेश्चन दूं? यस आशिर, आप कुछ पूछ रहे थे बेटा? सो ये वाला जो मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा है, इसको आप अपने पास रन करके देखो कि सही चल रहा है आपके पास या नहीं। So once you all are done, just let me know, okay? अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, वो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा जो है वो ये है कि हमें ये कैलकुलेट करना है
कि भाई हमें एक बिल बनाना है, बल्कि कैलकुलेट नहीं करना है, एक बिल बनाना है, और उस बिल के साथ हमें उसमें टैक्स भी कैलकुलेट करवाना है। सिर्फ बिल की बात नहीं है, प्रिपेयर अ प्रोग्राम टू डेवलप अ टोटल बिल विद टेक्स्ट, कि अब हमें इसको टैक्स के हिसाब से लेके चलना है। मैं इस कोड को जो है वो तुम लोग को एज अ चैट बॉक्स में भेज देता हूँ, ताकि अगर किसी ने नहीं किया और रेफरेंस अगर उसको चाहिए तो वो यहाँ से ले ले। अब हमारे पास है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास है वो प्रिपेयर प्रोग्राम है, जिसके अंदर हमें एक बिल बनाना है। बिल के अंदर हमें ये बताना है कि भाई प्राइस होनी चाहिए, जो भी उसके आइटम्स हैं उनकी प्राइस के हिसाब से, और वो पूरा प्रोग्राम उस पर कैलकुलेट हो। तो सबसे पहले जो भी हमारी प्राइस या अमाउंट है, हमने यहाँ पे बोला भाई अमाउंट जो भी आपके पास है, क्योंकि अमाउंट आपकी जो है वो एक इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है और एक फ्लडेड वैल्यू भी हो सकती है। लाइक आपके पास डेसिमल में वैल्यू आ सकती है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि शायद पाकिस्तान में हम अभी पॉइंट्स या डेसिमल वैल्यू यूज नहीं कर रहे, बट इंटरनेशनली डेसिमल वैल्यूज अभी भी इस्तेमाल की जाती है। तो अब हमें जो प्रोग्रामिंग होनी है हमें उस हिसाब से बनाना है, ताकि कोई भी किसी किस्म की मिस्टेक्स हमारे प्रोग्राम में ना हो। तो हमने यहाँ पे लिखा सबसे पहले फ्लड। फ्लड के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। अब इनपुट के बाद हमारा मैसेज क्या है, एंटर योर प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, पहला पार्ट हमारे पास हो गया। सेकंड हमने यहाँ पे लिखा टैक्स। ठीक है, व्हाट इज द टैक्स रेट, कि भाई टैक्स रेट आपका क्या है। अब टैक्स रेट के ऊपर भी, क्योंकि टैक्स भी डेसिमल में आ सकता है, तो हमने यहाँ पे लिखा फ्लोट इंटीजर इनपुट ब्रैकेट ओपन एंटर योर टैक्स अमाउंट। ठीक है, जो भी आपके टैक्स अमाउंट है आप यहाँ पर क्या करो, एंटर करो। अब जैसे हमने बात की थी कि हमें यूजर से लेना है, अब अगर हम यहाँ पे प्राइस पहले से लिख देंगे तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा किसी एक काम के लिए, क्योंकि हम प्रोग्राम बना रहे हैं किसी के लिए भी। कोई भी अपना अगर बिल बनाना चाह रहा है तो वो सिर्फ प्राइस और टैक्स अमाउंट दे ले, और हमारा कंप्यूटर, हमारे जो प्रोग्रामिंग कोड है वो क्या करे, उस टैक्स और प्राइस को कैलकुलेट करके फाइनल रिजल्ट जो है वो यूजर को दिखा दे, या जो भी स्क्रीन डिस्प्ले कर रहा है या प्रिंट कर रहा है उसके ऊपर वो प्रिंट कर दे। अब हमने अपना इनपुट वाला पार्ट खत्म कर दिया। अब हम जा रहे हैं प्रोसेस वाले पार्ट के ऊपर। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, कैलकुलेटिंग फाइनल अमाउंट। ठीक है, कैलकुलेटिंग फाइनल अमाउंट, ये हमारा एक मैसेज है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ पे करते हैं भाई टोटल बिल इक्वल टू टोटल बिल। अब हमारे पास क्या होगा, जो भी हमारी प्राइस है, ठीक है, जो भी हमारा अमाउंट है, हमने अमाउंट को मल्टीप्लाई प्लस करना है किसके साथ, टैक्स की अमाउंट के साथ। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सपर्ट आपको चाहिए होता है। जब कभी भी हम टैक्स लगाते हैं तो वो उस अमाउंट पे लगता है जो कि आपकी एक्चुअल है। हम डायरेक्ट अगर टैक्स की अमाउंट ऐड करेंगे तो वो सिर्फ टैक्स ऐड होगा, वो अमाउंट ऐड नहीं होगी। ठीक है, तो उस अमाउंट को ऐड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। दोबारा अमाउंट से कैलकुलेट करेंगे हम परसेंटेज को, जो उसकी हमारी रेट या जो हमारा उसने वहां पर एंटर किया टैक्स रेट के ऊपर। ठीक है, टैक्स रेट। अब सवाल ये आता है कि सर ये तो बड़ा थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है। अब ये वो वाला पार्ट है कि आपके पास जो है वो थोड़ी सी मैथमेटिक्स या थोड़ी सी अकाउंटिंग का हमें नो हाउ हो कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से चलता है, हम उसको किस तरीके से चला सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ टोटल बिल हो गया। टोटल बिल इज इक्वल टू अमाउंट, जो एक्चुअल अमाउंट है उसके अंदर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारा रेट आ रहा है उसको करने के बाद ये हमारा फाइनल बिल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, फाइनल बिल प्रिंट या आउटपुट। ठीक है, ये कमेंट मैंने दे दिया। अब हम यहाँ पे आउटपुट कर रहे हैं, हमने लिखा भाई प्रिंट। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन, टोटल प्राइस आफ्टर टैक्स इज, हमने कॉमा लगा दिया और वहां पे लिख दिया टोटल बिल का। ठीक है, टोटल बिल आ गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा। रन या प्रोडक्ट प्राइस, फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट प्राइस है 100। अब इसके ऊपर टैक्स मेरा लगा है 10% का। ठीक है, और जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं क्रेडिट के, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1.0। ठीक है, क्योंकि आपका वो 10% या परसेंटेज का साइन तो है नहीं, परसेंटेज मैंने कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो हमने डायरेक्टली क्या किया, उसको 0.10 करके 10% कर दिया। ठीक है, तो आपका टोटल प्राइस आफ्टर टैक्स क्या हो गई, 110।
ठीक है, अगर 10% टैक्स उसमें ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास वो अमाउंट 10% पे चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लगाते और सिर्फ टैक्स अमाउंट ऐड करते हैं, ठीक है, तो टैक्स रेट अगर हम ऐड करते हैं यहाँ पर आकर, तो हमें यहाँ पे टैक्स पहले से कैलकुलेट करवाना पड़ेगा फिर। ठीक है, अब जैसे इसने हमसे अमाउंट पूछी, बोला भाई 100 है, अब हमारी टैक्स अमाउंट क्या है, हमने कहा टैक्स अमाउंट हमारे पास क्या है, 10 है। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, टोटल प्राइस आफ्टर द टैक्स इज 110। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आपको रेट पता था, अब कुछ ऐसी परसेंटेज हुई जो आपको नहीं पता है, उसका क्या करना है, तो वो फिर आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। एक और हम लगाएंगे कि भाई टैक्स किस में करे, कैलकुलेट करे परसेंटेज के साथ। तो ये दो एरियाज आपके पास इस तरीके से बन सकते हैं। या तो आप अमाउंट इस तरीके से कैलकुलेट कराओ, ठीक है, अमाउंट इनटू टैक्स, या फिर डायरेक्टली आप अपनी अमाउंट जो है वहां पर मेंशन कर दो तो वो उसको कैलकुलेट करके ले आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो आप लोग इसका क्विकली अपने कंप्यूटर में बनाओ। तो फिर मैं इसके अंदर थोड़ी सी अनाउंसमेंट जो है फिर वो करके आपको बताता हूँ। अब आप लोगों ने जो सवाल को सॉल्व करना है उसका ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का तो फॉर्मूला सबको आता होगा, राइट? रेक्टेंगल का फॉर्मूला चलो मैं आपको बता देता हूँ रेफरेंस के लिए, होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता चल जाएगा। पहले आप ये पहला सवाल कर लो, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन करके आप चैट बॉक्स में सेंड कर देना, ताकि मुझे पता चले किस किस ने कर लिया। चलेगी, ठीक है। अगेन कि हमारा क्वेश्चन क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमने पहली स्टेटमेंट लिखी लेंथ के लिए कि लेंथ यूजर इनपुट करेगा, दूसरी स्टेटमेंट हमने लिखी विड्थ के लिए, फिर हमने प्रोसेस के अंदर फॉर्मूला लगाया जो कि क्वेश्चन में मेंशन था, फिर हमने उसको जब कैलकुलेट कराया, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी चीज राइट हैंड साइड के ऊपर है वो स्टोर होती है कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, और हमने प्रिंट के ऊपर आके यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। अगेन हम एक वैल्यू चेंज करते हैं और यहाँ लिखते हैं 55.5। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 55.5 और आखिरी यहाँ पे हम लेंथ लिखते हैं 45.5। तो एरिया हमारे पास आ गया जो कि यहाँ पर हमारे पास मेंशन था। ठीक है, जिसने नहीं किया या जिससे नहीं हुआ उसके लिए ये सॉल्यूशन था कि वो सॉल्यूशन यहाँ पे हमारे पास देख ले कि हमें सॉल्यूशन किस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक सवाल ये आता है कि जो कि अक्सर हम करवाते हैं बच्चों को ओ लेवल के अंदर भी, और वहां पर हमें प्रोग्राम में करवा रहे होते हैं कि भाई आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट कराना है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, कैलकुलेट कराओ या कन्वर्ट कराओ। ठीक है, हमारे पास टेम्परेचर है, कन्वर्ट सेल्सियस and convert Celsius into Fahrenheit। ठीक है, अब हमारे जो प्रोग्राम है वो सेल्सियस इंटू फॉरेनहाइट वाला है कि अगर हमें इसका फार्मूला लगाना है तो हम किस तरीके से लगाते हैं। आप चाहो तो पहले वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको रब करके जो इरेज करके दूसरा कोड यहाँ पर लिखूं। ठीक है, सो हमें टेम्परेचर कैलकुलेट कराना है, टेम्परेचर रिकॉर्ड करवाना है, यूजर हमें एंटर करेगा। तो हमने यहाँ पे सिंपल डायरेक्टली हमने क्या लिख दिया भाई, सेल्सियस टेम्परेचर हमने कर दिया भाई, सेल्सियस किसके अंदर है हमारे पास, टेम्परेचर सेल्सियस में हमारे पास है, इक्वल टू हमने क्या यहाँ पर हम डेटा लेंगे क्योंकि डेटा ये भी फ्लड के अंदर आएगा। सो इनपुट ब्रैकेट ओपन एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, पहला पार्ट हमारा इनपुट का हो गया। अब क्योंकि फॉरेनहाइट में करने का सबको मालूम है कि फॉर्मूला हमारे पास है फॉरेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5 देन प्लस 32।
हमारे सेल्सियस का फार्मूला जो है ना वो कुछ इस तरीके से होता है कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आपको समझ पता चल जाए कि हम कैसे लिखते हैं। सेल्सियस सेल्सियस होता है, सेल्सियस से मल्टीप्लाई किया जाता है 9 डिवाइडेड बाय 5 से, और इसका जो रिजल्ट आता है उसको उसमें ऐड किया जाता है 32। तो जो आपका डेटा सेल्सियस में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो अब हमें यहाँ पे फ़ारेनहाइट कन्वर्ट कराना है, तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर शॉर्ट के अंदर लिख लिया, अंडरस्कोर FH लिख दिया। ठीक है, ताकि वेरिएबल सिर्फ पढ़ने में हमारे पास आ जाए, बाकी सारी चीजें हमें पता चल जाए। टेम्प सेल हमारे पास है यहाँ पे, क्योंकि यूजर एंटर करेगा डेटा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 9 डिवाइडेड बाय 5 से। ये ब्रैकेट खत्म हो जाने के बाद, क्योंकि फार्मूले के हिसाब से जो रिजल्ट आएगा उसमें हम ऐड कर देंगे 32। ये हमारा फार्मूला हो गया। फिर हमने एंटर किया, अब हमने इसको क्या करना है, इसको प्रिंट करवाना है कि डेटा हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट is कॉमा टेम्प अंडरस्कोर FEH। ठीक है, क्योंकि हमने FEH यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ था उसके हिसाब से था। अब हम इसको रन कर रहे हैं, तो इसने हमें सेल्सियस में टेम्परेचर पूछा, हमने लिखा भाई कि सेल्सियस में टेम्परेचर 81। ठीक है, सॉरी मैंने डेसिमल में वैल्यू नहीं लिखी थी, सो 81.5 क्या हो गया, अच्छा ये फार्मूला मेरा यहाँ पर भी गलत था, क्योंकि TEM हमने यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे मैंने टेम्प लिख दिया था, तो उसका एक एरर दे रहा था वो। ठीक है, सेल्सियस 81.5। ठीक है, कन्वर्ट फ़ारेनहाइट के अंदर कितना लंबी वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, क्योंकि सेल्सियस हमेशा छोटे में होता है और फ़ारेनहाइट हमेशा उसको बड़े में लेके जाता है। सेल्सियस के अंदर हमारे पास 11.1 हो गया, हमने एंटर किया, फ़ारेनहाइट में हमारे टेम्परेचर क्या हो गया, 51.98। इसको हमने फ्लट रखा है इसलिए ताकि जो डेटा आए वो डायरेक्ट डेसिमल वैल्यूज के अंदर हमारे पास आएगा। ठीक है, इट्स मेक सेंस फॉर यू और एनी कंफ्यूजन? ओके, नेक्स्ट वन, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, या बल्कि मैं आपको चैट बॉक्स के अंदर ये भेज देता हूँ हाथों हाथ, ताकि आप इसको अपने पास कॉपी कर लो। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्टिव से कोड को किस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं, असल में सारी चीजें लॉजिक बिल्डिंग की। हम अक्सर पढ़ाते हुए बच्चों को ना बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, टॉपिक्स बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, कि हमने पहले इनपुट करा दिया, आउटपुट करा दिया, उसके साथ इफ भी करवा दिया, फिर लूप भी करवा दिए, फिर उसको कंडीशन, तो बच्चे को शुरू के बेसिक के अंदर ग्रिप नहीं आती। जैसे मैंने आपको पहली क्लास में कहा था कि आपका बेशक बैकग्राउंड कंप्यूटर से नहीं है, बट इस सेशन के बाद, इस ट्रेनिंग के बाद आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर अच्छी ग्रिप रख लोगे। बेसिक हमारे प्रोग्राम का नाम है, बट हमें बेसिक में आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग है वो ऑब्जेक्टिव पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि आपने किसके अंदर क्या क्या कोड लिखना है, इसमें कितने इनपुट आएंगे, प्रोसेस पे फार्मूला क्या लगेगा, और आउटपुट हमें क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, जैसे एक सवाल और अब हम यहाँ पे करते हैं। उस सवाल के अंदर हमारे पास ये कि हमें ये निकालना है कि हम हमारी एज क्या है। ठीक है, करंट एज हमें आइडेंटिफाई करनी, करंट एज। करंट एज, ठीक है, अब आइडेंटिफाई करंट एज करने के लिए हमें जो है ना अपने आप को पहले बताना पड़ेगा भाई हमारा बर्थ ईयर क्या है। ठीक है, उस बर्थ ईयर को जो है वो हम अपने करंट ईयर से माइनस करेंगे, तो हमारे पास एक्चुअल आएगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई आपको बोले कि इस वक्त आपकी उम्र क्या है, तो करंटली हमारा ईयर क्या चल रहा है, 25 चल रहा है। ठीक है, आप किस ईयर में बोर्न हुए हो, जब इन दो वैल्यू को आप माइनस करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, तो आपके पास एक्चुअल डेट आपको मिल जाएगी कि एक्चुअल डेट क्या थी। ठीक है, सो सेम हम यहाँ पे ये करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे भाई बर्थ ईयर। ठीक है, बर्थ ईयर हम किससे पूछेंगे, यूजर से पूछेंगे, क्योंकि यूजर का बर्थ ईयर है, हमें तो पता ही नहीं है कि वो बर्थ ईयर क्या होगा। हम यहाँ पर इंटीजर लगाएंगे ताकि यूजर मिस्टेक ना करे। ठीक है, इनपुट एंटर योर बर्थ ईयर ओनली, फॉर एग्जाम्पल 2025। अब देखो प्रॉम्प्ट के अंदर हमें यूजर को बताना जरूरी है कि उसने किस टाइप का डेटा एंटर करना है।
जब तक आप उसको ये नहीं बताओगे कि उसका किस टाइप का डेटा है, तो वो हमेशा हो सकता है कोई दूसरी वैल्यू डाल दे, वो पूरी फुल फॉर्म में डेटा डाल दे, मंथ के साथ डाल दे, तो आपने उसको बताना पड़ता है। ठीक है। अब हमारे पास इनपुट तो यूजर का ही है, बाकी हमें क्या लगाना है, प्रोसेस लगाना है। और प्रोसेस हमारा क्या होगा कि हम यहाँ पे लिखेंगे एज, हमारा करंट ईयर क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है। ठीक है, हम 2025 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बर्थ ईयर जो यूजर ने एंटर किया है। ठीक है, बर्थ ईयर यूजर ने एंटर कर दिया। अब हमने यहाँ पे प्रिंट करना है इसको, सिंपल सी चीज है। अब हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं उसको, प्रिंट, और अब हमने यहाँ पे लिख दिया यू आर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एज लिख दी, एज के बाद फिर हमने कॉमा लगा दिया और इसको अच्छे से कर दिया ईयर्स ओल्ड। ठीक है, प्रिंट यू आर एज, जो भी एज यहाँ पर कैलकुलेट होगी ईयर्स ओल्ड, रन। ठीक है, हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर उसको दिया हुआ है कि भाई एंटर करो कि क्या वैल्यू आपके पास है। मैंने बोल दिया भाई मेरे पास है फॉर एग्जांपल 1987। ठीक है, 1987। सो कैलकुलेट यू आर 38 ईयर्स ओल्ड। तो पहले हमने क्या किया था कि हम नेक्स्ट ईयर किस साल के होंगे, हमारे पास सवाल था कि हम नेक्स्ट ईयर क्या ईयर करेंगे। बट अब हमने ये क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा बर्थ ईयर के साथ आज इस वक्त मेरी एज क्या है। अक्सर हम कैलकुलेट करते हुए या कोई भी आपके पास कहीं जाते हो तो उसमें जहाँ पे एज क्राइटेरिया होता है उनको काफी मुश्किल पेश आती है। तो एक छोटा सा फंक्शन हम बनाकर उसको कर सकते हैं कि भाई आप क्या करो, हमने करंट ईयर के साथ लगा दिया और आप हमारी एज है, फॉर एग्जाम्पल कोई कर रहा है मैं ईयर 199 में पैदा हुआ हूँ, तो हमारे पास क्या आ गया, 26 ईयर आ गया। अब जैसे कि आप लोग की एज क्या है, आप बहुत सिंपल, आप लोग का तो बहुत एज है क्योंकि मैक्सिमम आप सारे 2020 के बराबर के हो। सो 2000 के बाद के, लाइक फॉर एग्जांपल हम एंटर कर रहे हैं 2016, हमने कहा भाई 2016 से अभी बताओ क्या एज हो गई, तो 2016 से हमारे पास 9 ईयर आ गए। तो ये एक हमारे पास फार्मूला था जिससे हमें ये पता चला कि हम किस तरीके से जो है वो अपना डेटा कैलकुलेट करवा सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि एक आखिरी सवाल जो आज की क्लास का है वो मैं करवा कर फिर हम आज की क्लास जो है वो वाइंड अप करें। बाकी क्वेश्चन मैं आपको डेफिनेटली आज रात में जो है वो सेंड कर दूंगा ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करो। अब हमारे पास निकालनी है हमें एवरेज। अक्सर एवरेज निकालने के लिए बड़ी कंफ्यूजन रहती है, कहते हैं कि भाई एज निकालने के लिए हमें सारी वैल्यूज को ऐड करना होता है और ऐड करने के बाद हमें रिजल्ट डिवाइड करना होता है टोटल नंबर से। जब हम आगे जब जाकर लूप पढ़ेंगे तो इस सवाल को दोबारा करेंगे लूप के साथ भी। अभी हम विदाउट लूप कर रहे हैं ताकि पता चले हम कोड में क्या क्या चीजें लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब हमारे पास है, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, हमने यहाँ पे लिया num1 और num1 के अंदर हम यहाँ पे कोई भी नंबर लेने के लिए तो हमें क्या करेंगे, फ्लड एंटर करेंगे, फ्लड, देन इनपुट, इनपुट के बाद एंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, क्योंकि हमें सेम चीज बार बार लिखनी है तो मैंने पूरे कोड को कॉपी कर लिया। सेकंड के ऊपर आके सिर्फ मैं चेंजेस करूंगा यहाँ पर, सेकंड, देन दिस इज द सेकंड and number for third one, so 3, and for over here number third. ठीक है, once you enter the input then go for the average. Okay, we have to calculate the average, so just take the name of average, avg name, हम नेम कर देते हैं avg num equal to, ठीक है, avg num equal to, अब हमें सारे नंबर को ऐड करना है, num1 प्लस num2 प्लस num3, देन डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि हमारे पास 3 से वैल्यू डिवाइड की जाती है हमेशा। ठीक है, अब हमें आउटपुट करना है, प्रिंट द एवरेज
of three numbers और नंबर सेव कर देते हैं, numbers is comma avgnum num, ठीक है। रन, फर्स्ट नंबर 45, सेकेंड नंबर 30, थर्ड नंबर 90, सॉरी प्रिंट, और दोबारा रन करते हैं, 90, 89, 56, see the average number of 3 is 81, ठीक है। तो एक हमारे पास सवाल और था जो मैंने आपकी क्लास के लिए रखा था कि हम क्लास में करेंगे इसको। आई होप कि अब इतनी जितने सवाल आज हमने क्लास में किए हैं, इस क्लास के बाद आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ये प्रॉब्लम होगी कि मुझे इनपुट, प्रोसेस और प्रिंट के अंदर अगर कोई चीज ऐड ऑन करवानी है तो वो कैसे होगी। वेरी सिंपल, यू हैव टू डिकम्पोज द ऑब्जेक्टिव। नंबर 1, go for the inputs and ask the user to enter the data. Number 2, put the formula for process or to calculation, then output whatever you process, because we have to show the final process in the end, ठीक है। So all clear? Any of you have any question regarding today's class or any practice questions issue? All clear? Thank you.